चैप्टर 15 उत्तोलक व सरल मशीनें। तो सबसे पहले सरल मशीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि सरल मशीनें क्या होती हैं। तो सरल मशीनें एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से कम बल लगा करके उस मशीन पर कम बल लगा करके उसके द्वारा अधिक भार की वस्तु को उठाया जा सकता है, या आप ये बोल सकते हैं उस मशीन पर कम कार्य करके और उस मशीन के द्वारा अधिक कार्य किया जा सकता है। तो इसको हम सरल मशीनें बोलते हैं। सरल मशीनों का एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि यंत्र या मशीन एक ऐसी युक्ति है, ये सरल मशीन, जिसकी सहायता से कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सकता है। इसके द्वारा कार्य को सरल बनाया जा सकता है। अब इन्हें एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कुएं से हमको पानी निकालना है। मान लीजिए यहाँ पर पुली नहीं लगी है, घिरनी जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो पुली नहीं लगी है। अब अगर पुली नहीं लगाएंगे, सिंपल ये रॉड के ऊपर अगर हम एक रस्सी लटका दें और इस कुएं से पानी निकालना चाहें, तो यहाँ पर जो जिस बल से हम इस पानी को खींचेंगे ऊपर की तरफ लाने के लिए, उसका मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन वही अगर हम घिरनी लगा देते हैं तो कम बल लगा करके ये वस्तु अपने आप ऊपर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि एक बार घुमाएंगे तो दोबारा ये घिरनी जो है अपने जड़त्व की वजह से घूमेगी, और जिसकी वजह से ये वस्तु ऊपर आएगी। तो ये काम सरल हो गया इस घिरनी को लगाने की वजह से। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इसके अलावा और भी मशीन है। उत्तोलक मतलब लीवर जो है एक एग्जाम्पल है सरल मशीन का। इसके एग्जाम्पल्स हम उत्तोलक को जो भी नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे तो उसके एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा कि कैसे उत्तोलक एक सरल मशीन है। फिर इसके अलावा घिरनी, यहाँ पर घिरनी हमने देख ही लिया है। विंच क्रैब, ये भी एक मुड़े हुए उत्तोलक टाइप की मशीन है। विंच क्रैब भी जो है गियर्स के माध्यम से एक रॉड पर फोर्स लगाया जाता है और दूसरी रॉड से जो है वेट को खींचा जाता है। स्क्रू जैक आप सभी जानते हैं कि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके नीचे अगर हमें सफाई करनी है या उसको अपलिफ्ट करना है, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए स्क्रू जैक का उपयोग किया जाता है। और स्क्रू जैक में जो हैंड व्हील लगा रहता है उसको जो हम रोटेट करते हैं तो ये जो है अपलिफ्ट करता है। तो यहाँ पर भी जो भार को वो उठा रहा है उसके रिस्पेक्ट में जो हैंड व्हील को घुमाया जा रहा है वो बहुत ही बल जो है हैंड व्हील को घुमाने के लिए बहुत ही कम है जितना कि भार को उठाया जा रहा है। तो ये सरल मशीन्स हैं सारी, इसको हम आगे एक एक करके देखेंगे। फिर सरल मशीन का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले तो ये समझिए कि प्रयास और ऊपर भार की बात की गई थी, तो अभी तक वो चीज़ उसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। प्रयास मतलब जो आप मशीन पर क्या कर रहे हो, बल लगा रहे हो, तो वो प्रयास है। और भार क्या है? जो मशीन द्वारा बल लगाकर जो काम किया जा रहा है, तो वह जो है भार है। जैसे यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, कुएं से पानी खींच रहे थे, तो आप जो बल लगा रहे थे इस रस्सी को पकड़ के इस भारी चीज़ को या इस डब्लू भार की वस्तु को ऊपर लाने के लिए, वो प्रयास है। आप मनुष्य द्वारा किसी मशीन पर जो बल लगाया जाता है वो प्रयास है। और ये जो है घिरनी के द्वारा इसको ऊपर लाने के लिए जो बल लगाया जा रहा होगा, तो वह क्या कहलाएगा? भार कहलाएगा। तो यहाँ पर हम जो रिलेशन देखते हैं वो निकल कर आता है कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा भारी वस्तु हो तो उसके लिए उसका प्रयास का मान भी उसी के हिसाब से बढ़ जाएगा। हल्की वस्तु होगी तो प्रयास का मान उसके हिसाब से थोड़ा कम रहेगा। मतलब प्रयास और भार समानुपाती रहेंगे। तो जब समानुपाती रहेंगे तो जब उसको हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। तो ये ए जो है स्मॉल ए, वही स्थिरांक है। प्लस करके बी क्या है? यहाँ पर जो घर्षण हो रहा है, घर्षण स्थिरांक को भी यहाँ पर जो है मशीन का जो घर्षण है उसको भी यहाँ पर कंसीडर किया है प्रयास में। तो यहाँ पर जो है घर्षण को भी, ये जो घिरनी अगर घूम रही है तो इस रॉड और घिरनी के बीच में भी कुछ ना कुछ घर्षण हो रहा होगा। तो हर एक मशीन में घर्षण तो होता ही है, चाहे उसकी मात्रा कम हो या ज़्यादा हो। तो वो जो घर्षण है मशीन का घर्षण, उसको भी इसमें ऐड किया। तो इस तरीके से इक्वेशन बनती है। पी मतलब प्रयास बराबर ए स्थिरांक, डब्ल्यू यहाँ पर भार है जो मशीन के द्वारा बल लगाया जा रहा है, प्लस बी मशीन का घर्षण। तो ये इसका सिद्धांत है। आगे हम इस चीज़ को और समझते हैं। ये शक्ति प्रयास, इसको प्रयास को और दूसरा नाम क्या दिया है? शक्ति या प्रयास। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पावर और एफर्ट। तो मशीन द्वारा लगाए गए बल को शक्ति या प्रयास कहते हैं, और शक्ति को हम किससे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम
भार पर, तो मशीन द्वारा नियंत्रित किए गए बल को क्या बोलेंगे, भार बोलेंगे। और उसको किससे दर्शाएंगे, डब्ल्यू से दर्शाएंगे। अब आगे जाते हैं आलम्ब पर। आलम्ब मतलब इसको फलक्रम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे तराजू आप लोगों ने देखा है, तराजू के बेसिस पर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तराजू में जो सीधी डंडी होती है, जिसके ऊपर यहाँ पर एक जो है लटका रहता है, जिसमें बांट रखते हैं हम, और यहाँ पर एक जो है चेन के माध्यम से, मतलब दो जो है वेट रखने के लिए आपने जो है पॉइंट्स बना लिए। तो जो सीधी डंडी है उसको हम क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, उसको उत्तोलक बोलेंगे। और जो लीवर है वो क्या होता रहता है, एक बिंदु के सापेक्ष ऊपर नीचे गति करता रहता है। तो जिस स्थिर बिंदु के सापेक्ष वो क्या होता है, कभी जो है एक सिरा उसका ऊपर चला जाता है, दूसरा नीचे आ जाता है, या कभी जो है ये वाला सिरा ऊपर आ जाता है, दूसरा नीचे आ जाता है। तो ये स्थिर बिंदु क्या कहलाता है, उसका आलम या फलक्रम कहलाता है, जिसके सापेक्ष मशीन घूर्णन। हर एक मशीन में एक स्थिर बिंदु होता है जिसके सापेक्ष मशीन क्या करती है, घूर्णन करती है। फिर इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर आघूर्ण। आघूर्ण क्या होता है, बल गुणा लंबवत दूरी। जैसे यहाँ पर ए पॉइंट जो है वो क्या है, आलम्ब है। ये टी टाइप का सेक्शन है और ये घूम रहा है इस बिंदु के सापेक्ष। मतलब ये कैसे घूम रहा है, इस टाइप से ए बिंदु के सापेक्ष घूम रहा है। तो ये टी टाइप का सेक्शन घूम रहा है, बल कहाँ लग रहा है, यहाँ ये चीज़ जो है घूम रही है, यहाँ पर बल जो है इस दिशा में लग रहा है, ये लीवर नुमा चीज़ ये घूम रही है और इस पर बल लग रहा है इस डायरेक्शन में। ये इसका स्थिर बिंदु है जिसके सापेक्ष ये लीवर जो है घूम रहा है, और इस स्थिर बिंदु की इस बल से दूरी कितनी है, डी है। तो अब अगर हमें आघूर्ण निकालना है, आघूर्ण मतलब कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, तो वह बल और उसकी स्थिर बिंदु से जो लंबवत दूरी जो होती है, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाने लगता है, आघूर्ण कहलाने लगता है। तो बल और बल के आलम्ब से लंबवत दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, आघूर्ण बोलते हैं। बल और बल के आलम्ब से लंबवत दूरी, तो F इंटू डी। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, बल की इकाई न्यूटन और दूरी की इकाई मीटर। SI प्रणाली की अगर हम बात करें, एम गैस प्रणाली की बात करें, तो न्यूटन इंटू मीटर मतलब जूल। ये यहाँ पर किलोग्राम जो दे देते हैं, बल्कि इकाई कभी भी किलोग्राम नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ गलत दी हुई है। तो यहाँ पर जो है न्यूटन इंटू मीटर इसकी इकाई होगी। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम और दूसरी प्रणालियों में, यहाँ पर पाउंडल इंटू फिट। आगे जाते हैं हम यहाँ पर यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ इसको मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं इंग्लिश में, और कई बार शॉर्ट में दिखाने के लिए मैकेनिकल का एम और एडवांटेज का ए ले लिया जाता है, तो शॉर्ट में MA लिख दिया जाता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो किस किस का अनुपात होता है, ये मशीन द्वारा लगाया गया जो बल है जिसको हम भार बोल रहे हैं, और मनुष्य द्वारा जो मशीन पर बल लगाया गया है जिसको हम प्रयास बोल रहे हैं। तो भार बटे प्रयास का अनुपात होता है, तो इसको हम यांत्रिक लाभ बोलते हैं। हर एक मशीन के लिए यांत्रिक लाभ का मान निकाला जाता है, और इसका मान जो है, प्रयास का मान कैसा होना चाहिए, कम, भार का मान ज़्यादा, तभी तो वो सरल मशीन है। अगर भार का मान कम है और प्रयास का मान ज़्यादा है तो क्या वो सरल मशीन होगी, नहीं। फिर हमें मशीन की ज़रूरत ही क्या है कि लगने वाले प्रयास का मान अगर भार के मान से ज़्यादा हो जाए। तो भार का मान कैसा होना चाहिए, ज़्यादा, प्रयास का कम। अब अगर भार का मान प्रयास के मान से ज़्यादा होगा तो यांत्रिक लाभ का मान 1 से ज़्यादा आएगा। तो इसी चीज़ को हम और क्या बोल सकते हैं, उठाया गया भार या लगाई गई शक्ति या किया गया प्रयास। तो ये यांत्रिक लाभ जो ऊपर भी बल है नीचे भी बल है, भार भी तो एक बल है जो मशीन के द्वारा लगाया जा रहा है, और प्रयास भी एक बल है जो मशीन पर लगाया जा रहा है। तो बल जो है ऊपर भी है नीचे भी हैं, तो ये दोनों के मात्रक अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यांत्रिक लाभ का मात्रक क्या होता है, ये एक मात्रकहीन राशि है, इसका मात्रक या विमाहीन राशि है, इसका मात्रक नहीं होता। अगला है आपका वेगानुपात। वेगानुपात क्या होता है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि हमने रस्सी को पकड़ के खींचा, तो रस्सी को पकड़ के खींचा तो हमने जो प्रयास किया, जो बल लगाया रस्सी पर इस भार को ऊपर लाने के लिए, तो रस्सी को पकड़ के जब हम खींचेंगे तो रस्सी की लंबाई जो हम खींच रहे हैं थोड़ी सी बढ़ जाएगी कि नहीं, जितना मान लीजिए हम यहाँ से पकड़ के खींच रहे थे और जब ये चीज़ ऊपर आई तो
इस पॉइंट पर पकड़ के खींचा, तो ये क्या हो गई, प्रयास द्वारा चली गई दूरी। पहले ये चीज़ यहाँ पर थी, फिर ये ऊपर आ गई, तो ये क्या हो गई, भार द्वारा चली गई दूरी। समझ में आ रही है ये चीज़, प्रयास द्वारा चली गई दूरी क्या हो गई कि जितना बल लगाया वहाँ पर कितनी दूरी तय की गई उस प्रयास को लगाने के लिए। तो मान लीजिए पहले रस्सी को यहाँ से पकड़ के खींच रहे थे, जब ये जो भार है वो यहाँ पर था, फिर जब ये ऊपर आने लगा, ऊपर आ गया, तो वहाँ पर जो है रस्सी का छोर जो हमने पकड़ रखा था बल लगाने के लिए वो यहाँ तक था, तो ये जो डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गई, प्रयास द्वारा चली गई दूरी। और पहले ये वस्तु, भारी वस्तु यहाँ थी, फिर यहाँ तक आ गई, तो ये भार द्वारा चली गई दूरी हो गई। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी, इसका अपोजिट होता है। यहाँ पर बल ले रहे हैं बस, और यहाँ पर दूरी ले रहे हैं। यहाँ पर प्रयास नीचे है, तो यहाँ पर ऊपर आ गया प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी, तो ये हो जाता है वेगानुपात। फिर इसके बाद अगला है आपका मशीन की दक्षता। इसकी भी कोई इकाई नहीं होती वेगानुपात की, मशीन की दक्षता पर आ जाते हैं। इफ़िशियंसी ऑफ मशीन, हर एक मशीन की दक्षता निकाली जाती है। क्यों निकाली जाती है, ये चेक करने के लिए कि मशीन कितनी कुशलता से कार्य कर रही है। अगर मशीन की दक्षता अच्छी है तो मतलब मशीन की कार्य क्षमता बहुत अच्छी है, मशीन से जो आउटपुट मिलेगा या मशीन द्वारा किया गया कार्य जो होगा, जितना हम इनपुट दे रहे हैं उसका मान जो है ज़्यादा हो, अच्छा होगा। मतलब कभी भी आउटपुट का मान इनपुट से तो ज़्यादा हो नहीं सकता, लेकिन हाँ इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो लॉसेस अगर कम हो रहे हैं तो इसका जो मान रहेगा वो कितना रहेगा, 60-70% से अगर ऊपर है मतलब वो दक्षता अच्छी है, और अगर इससे कम है तो मतलब मशीन की दक्षता खराब कहलाएगी। क्योंकि जितना इनपुट दे रहे हैं अगर उसका मैक्सिमम पार्ट आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होता तो दक्षता कम हो जाती है। तो मशीन के आउटपुट और इनपुट का अनुपात क्या कहलाएगा, उसका दक्षता कहलाएगा। आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट क्या होगा, जो मशीन के द्वारा कार्य किया जा रहा है वो आउटपुट है। इनपुट क्या होगा, जो मशीन पर कार्य किया जा रहा है वो होगा इनपुट। अब इस चीज़ को यहाँ पर समझिए थोड़ा, मशीन द्वारा किया गया कार्य, मशीन जो कार्य कर रही है वो कैसे निकालेंगे हम, मशीन ने क्या बल लगाया है, मशीन द्वारा जो लगाया गया बल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, भार। कार्य कैसे निकालते हैं, बल गुणा विस्थापन। तो आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मशीन द्वारा जो बल लगाया गया मतलब भार गुणा भार द्वारा तय की गई दूरी। फिर इनपुट में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, मशीन पर काम कर रहे हैं, तो ये प्रयास जो बल लगा रहे हैं मशीन पर वो हो गया प्रयास गुणा प्रयास द्वारा चली गई दूरी। ऊपर यहाँ पर क्या आ गया, भार, नीचे आ गया प्रयास, इसके ऊपर गुणा में क्या है, भार द्वारा चली गई दूरी, और यहाँ पर गुणा में क्या है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी। ये भार द्वारा जो चली गई दूरी है उसको अगर नीचे लाएंगे बटे में तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी, और यहाँ पर क्या बचेगा, भार बटे प्रयास। तो भार बटे प्रयास को हम क्या लिख सकते हैं, यांत्रिक लाभ, और प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, वेगानुपात। तो इसी तरीके से आप दक्षता को आउटपुट अपन इनपुट इंटू 100 करके भी लिख सकते हो, या फिर यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात करके भी लिख सकते हो। एक चीज़ और, वेगानुपात मतलब वेलोसिटी रेशियो, तो इसको VR करके लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, तो ये याद रखना। इन दोनों की कोई इकाई नहीं होती, और इस फॉर्म में भी हम दक्षता को निकाल सकते हैं। इंटू 100 भी आएगा वहाँ पर, यही चीज़ लिखी हुई है, भार गुणा भार द्वारा चली गई दूरी बटे प्रयास गुणा प्रयास द्वारा चली गई दूरी। इस D को अपॉन में लाएंगे और W अपॉन P को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो W अपॉन P यांत्रिक लाभ, और ये हो गया वेगानुपात, सिंबॉलिक फॉर्म में MA अपॉन VR इंटू 100। और फिर इफ़िशियंसी का तिर्यक गुणा कर दिया तो VR से, तो क्या हो जाएगा, ईटा इंटू VR बराबर MA। और फिर इनका जो है जो फॉर्मूला था, भार बटे प्रयास, और यहाँ पर प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। अब अगर आदर्श मशीन है तो उसकी दक्षता कितनी हो जाएगी, 100%। तो उसकी दक्षता 100% हो जाएगी, तो मतलब क्या हो गया, ईटा का मान कितना हो गया, 1। ईटा का मान 1 हुआ तो W अपॉन P बराबर कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, मतलब MA बराबर VR, यही होगा। तो ये रिलेशन लिखा हुआ है। तो आदर्श मशीन जो है एक्चुअल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी आप दोगे इनपुट में पावर, उसका कुछ पार्ट वेस्ट ही होगा, घर्षण में, ध्वनि में, इन सब चीज़ों में वेस्टेज होगा ही। ये जो है कभी भी 100% पॉसिबल नहीं है।
फिर इसके बाद आगे है सरल मशीनों का उपयोग। तो सरल मशीनों का उपयोग सबसे पहले तो किसी काम को आसान करने में, भारी वस्तुओं को उठाने में, जैसे स्क्रू जैक आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर भारी चीज़ों को आप उठा रहे हो। इसके द्वारा किसी अवयव की बहुत कम चाल को किसी अवयव की बहुत अधिक चाल में परिवर्तित, जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो आप पैडल जितना प्रेस करते हो उसके रिस्पेक्ट में गाड़ी द्वारा जो चली साइकिल द्वारा जो चली गई दूरी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आगे वाला पहिया जो रहता है फ्री व्हील रहता है। आप पैडल प्रेस करते हो तो उससे पीछे वाला पहिया चलता है। तो ये जो है इसी का एग्जाम्पल है कि इसके द्वारा किसी अवयव की बहुत कम चाल को और किसी और स्थान पर अधिक चाल में परिवर्तित किया जाता है। फिर इसके बाद आगे जाता है आपका आगे गति करने वाले अवयवों की चाल को, और आगे गति करने वाले अवयवों की चाल को घुमाव गति में परिवर्तित करता है। मतलब जो आईसी इंजन्स, जो इंजन्स होते हैं, इंजन्स में क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है और आगे जाके उसमें क्रैंक लगा रहता है। तो जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है उसमें जो है लीनियर मोशन होता है। इस तरीके से पिस्टन ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर पिस्टन ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, और यहाँ पर लगी रहती है एक नीचे पिस्टन से कनेक्टेड कनेक्टिंग रॉड, और उसके आगे लगा रहता है क्रैंक जो गोल गोल घूमता है। तो ये जो क्रैंक शाफ्ट पर, तो ये जो लीनियर मोशन है, रेखीय गति जो है, उसको किस में बदला जाता है, घूर्णन गति में बदला जाता है। तो ये आगे पीछे बीच में क्या लगा हुआ है, कनेक्टिंग रॉड, तो वो भी तो एक सरल मशीन की तरह काम कर रही है जो रेखीय गति को घूर्णन गति में बदल रही है। यही चीज़ यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दी गई है। अब आ जाते हैं सरल मशीनों के प्रकार। तो सरल मशीनों का हमने सबसे पहला एग्जाम्पल कुएं वाला देखा था, तो पुली दिया हुआ है। तो पुली एक सरल मशीन, इसी को घिरनी बोलते हैं। इसका प्रयोग सामान को उठाने के लिए किया जाता है, जैसे आप भारी वस्तु उठा रहे हो, कुएं से पानी निकाल रहे हो। पुली स्टील या लकड़ी की बनी गोलाकार डिस्क होती है। ये अपने अक्ष के चारों ओर घूम रही है। अक्ष जो है उसका स्थिर बिंदु हो गया, मतलब फलक्रम आलम्ब हो गया, जो केंद्र से गुजरता है। इसके समतल के लंबवत स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है ये, ठीक है। तो पुली जो है उसके समतल के लंबवत ही घूमेगी। ये इसका समतल हो गया और इसके लंबवत घूमती है ये इस तरीके से। फिर इसके बाद इसकी परिधि के चारों ओर एक खांचा होता है, जिसके चारों ओर एक डोरी या चेन होती है। यहाँ पर जो है इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, नहीं तो बीच में एक खांचा होता है जिसमें से ये रस्सी गुजरती है। खांचा नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, फिसलेगी, इसलिए हम बीच में जो है थोड़ा सा एक जगह बना देते हैं जिससे कि जो भी चेन है, रस्सी है, वो उसमें ठहरे, स्लिप ना करे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये पुली के ही कुछ प्रकार दिए गए हैं, इसको और देख लेते हैं हम। तो डोरी गति करती है जो, तो पुली भी घूमती है। और पुली का अक्ष एक ढांचे में फ्रेम में लगा होता है, इसे ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक स्थिर या गतिशील होता है। घिरनियाँ निम्न प्रकार की हैं। घिरनियाँ या पुलियाँ निम्न प्रकार की होती है। पहली दी है आपको स्थिर पुली, सिंपल। यहाँ पर एक स्थिर बिंदु बना दिया, यहाँ पर जो है इस तरह का सेक्शन लिया, ये पहले से ही हिंज है, और इसको जो है यहाँ इस पुली के केंद्र से भी हिंज कर दिया। मतलब अब ये पुली सिर्फ इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष घूर्णन कर सकती है, ऊपर या नीचे नहीं जा सकती, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, स्थिर पुली। तो ये घूर्णन करेगी, सिंपल। तो यहाँ पर जो है क्या लटका हुआ है, डब्लू भार लटका हुआ है, और उसको पी प्रयास द्वारा उठाना है। तो ये जो है स्थिर पुली हो गया, इसका एग्जाम स्थिर पुली कहलाएगी। अब यहाँ पर जैसे भार, हम इक्वेशन क्या बनाते हैं, जितना प्रयास लगाएंगे उतना ही यहाँ पर ये भार जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, और ये पुली भी उसको आसान बनाएगी उस चीज़ को। तो इक्वेशन जो बनेगी फोर्सेस की, कि ये भार कहाँ काम कर रहा है, ऊपर की तरफ भार कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, किसी वस्तु को भार नीचे की तरफ, और इस डायरेक्शन में प्रयास लगाएंगे तब ये भार कहाँ पर खिंचेगा, ऊपर की तरफ। तो ये जो है इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर बल लग रहा है नीचे की तरफ, एक इधर बल लग रहा है नीचे की तरफ। तो अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करें, बलागुण निकाल लें इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष, तो क्या होगा, ये जो बल लग रहा है नीचे की तरफ वो क्या है, भार, और उसकी इस स्थिर बिंदु से जो दूरी होगी, तो भार द्वारा चली गई दूरी, या प्रयास गुना प्रयास द्वारा चली गई दूरी। तो
इन दोनों इक्वेशंस को हम बना करके देखेंगे तो इक्वेशंस में अगर दोनों दूरियां बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। कैंसिल आउट हो जाएगी तो यहाँ पर W/P बराबर 1, यांत्रिक लाभ 1 और वेगानुपात का मान भी 1। ये चीज़ इतना इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस अभी इतना इसको याद रखने की ज़रूरत है कि स्थिर पुली क्या होती है। स्थिर पुली वह पुली होती है जिसको जो है जिसके केंद्र को भी हिंज कर दिया जाता है, जिससे कि ये ऊपर या नीचे गति नहीं कर पाती, और इस पर एक रस्सी लटका दी जाती है जिस पर प्रयास लगाकर W भार को उठाया जाता है। अगला है आपकी चल पुली। चल पुली जो है जिसमें क्या होती है, ये तो स्थिर पुली हो गई, बिल्कुल स्थिर पुली की तरह ही है, लेकिन ये चल पुली है। ये चल पुली क्यों है, क्योंकि इससे सिर्फ W भार लटका है, इसको कहीं फिक्स नहीं किया है, ये W भार इससे लटका हुआ है। अगर आप रस्सी से यहाँ पर P प्रयास लगाओगे तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे गति कर सकती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चल गुटके युक्त पुली चल पुली कहलाती है। चल पुली के साथ डोरी का एक सिरा स्थिर हुक से लगा हुआ होता है, ये हुक हो गया। इसका एक सिरा जो है रस्सी का डोरी का स्थिर हुक से लगा हुआ है। जब डोरी के सिरे और दूसरे सिरे पर क्या लगाया जाता है, प्रयास लगाया जाता है। जब डोरी के सिरे पर P प्रयास लगाते हैं तो डोरी के हर स्थान पर प्रयास या खिंचाव बल कार्य करता है। जैसे हम P प्रयास यहाँ लगाएंगे तो ये चीज़, इसका भार नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो रस्सी में टेंशन कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। सेम चीज़ यहाँ पर भी टेंशन आएगा, क्योंकि ऊपर भी बंधा हुआ है, नीचे भी भार लटका हुआ है, तो ये P टेंशन जो है हर एक हिस्से में आएगा। फिर चल पुली के साथ भार नीचे जाना चाहता है, लेकिन खिंचाव बल उसे नीचे जाने से क्या करता है, रोकता है। तो यहाँ पर जो है अगर इक्वेशन देखी जाए तो भार बटे प्रयास, तो जो भार द्वारा चली गई दूरी है वो 2D हो जाएगी। यहाँ पर डी यहाँ पर अगर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, D+D 2D हो जाएगा अपॉन T। तो ये D से D क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर यांत्रिक लाभ का मान कितना निकलेगा, 2। और यांत्रिक लाभ अगर आदर्श मशीन लेकर चल रहे हैं, ईटा बराबर 1 हो गया, तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या हो जाएगा, वेगानुपात हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला है आपका, आप इस चीज़ को वैसे भी निकाल सकते हैं कि ये जो W है इसके अपोजिट यहाँ पर जो P वर्क कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2P, और यहाँ पर P प्रयास लगी रहा है तो 2P अपॉन P, P से P कैंसिल आउट और 2 आ गया। अगला है आपका स्थिर पुली ब्लॉक। स्थिर तथा चल पुली का संयुक्त रूप जो है वो क्या है, ब्लॉक पुली है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो पुली ब्लॉक है। पुली की प्रथम प्रणाली, इस प्रणाली में समान आकार में एक स्थिर पुली और एक से अधिक संख्या में चल पुली होती हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। एक चीज़ याद रखना, जैसे यहाँ पर 2 पुली कर दी थी तो इसका मान 2 आ गया था, एक स्थिर पुली एक चल पुली। अब जितनी पुली का की नंबर्स जो है बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से यांत्रिक लाभ का मान निकलेगा। जैसे ये जो पुली ब्लॉक है ये स्थिर पुली है, फिर ये चल पुली है, फिर इससे अगला हुक लटका दिया यहाँ पर, फिर एक चल पुली लगा दी, फिर एक चल पुली लगा दी। यहाँ पर P प्रयास लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो टेंशन आ रहा है P, क्योंकि ये चीज़ नीचे खिंच रही है तो टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, P और P अपोजिट डायरेक्शन। फिर यहाँ पर जो है ये चीज़ इससे बंधी हुई है, यहाँ पर नीचे की तरफ भार काम करेगा क्योंकि W चीज़ यहाँ से लटकी हुई है, तो यहाँ पर 2P है, P प्लस P 2P, तो यहाँ पर भी टेंशन 2P आएगा। फिर सेम चीज़ यहाँ पर W भार लटका हुआ है, यहाँ पर टेंशन कितना है, 2P प्लस 2P 4P है। यहाँ पर अगर टोटल देखा जाए तो यहाँ पर भी टेंशन कितना आएगा, 4P आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल कितनी है, 4 पुली है, तो 4 ही उसका मान आना है। और तरीका आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। पहले P, तो यहाँ पर अगर P लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी P कार्य कर रहा होगा। फिर इसके बाद P टेंशन यहाँ भी आएगा क्योंकि ये भार लटका हुआ है और यहाँ पर भी आएगा। फिर इसके बाद इससे ये जो है ये कनेक्टेड है और इसमें भी भार लटका हुआ है, तो 2P अगर इधर है तो 2P इधर भी आएगा। फिर इस चीज़ से ये कनेक्टेड है, भार नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो इसमें अगर 4P टेंशन आ रहा है तो इसमें भी 4P आएगा। तो चल पुली के लिए यांत्रिक लाभ 2 है। अगर n चल पुली है तो यांत्रिक लाभ 2 की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 3 चल घिरनियाँ दर्शाई गई हैं, इसलिए इसका यांत्रिक लाभ का मान 2 की पावर 3, तो 2 की पावर n 3 चल पुलियाँ दिखाई गई, तो 2 की पावर 3 मतलब 8। तो यांत्रिक लाभ जो निकालने का फॉर्मूला है वो इस तरीके से बनाया गया है, तो उस फॉर्मूले से हम इस चीज़ को और क्लियर कर सकते हैं।
आगे है पुली की दूसरी प्रणाली इसको, और ये चीज़ें एग्ज़ाम में कभी भी नहीं आई हैं, बस ये आपके उसमें दी हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे इस प्रणाली में दो पुली ब्लॉक हैं। दो पुली ब्लॉक कौन कौन से हैं यहाँ पर? एक जो है ये हिंज किया गया है, यहाँ पर हुक है, ये एक पुली है। फिर दूसरी पुली है, यहाँ पर हिंज किया है, ये तीसरा है। तो ये तीनों जो हैं कैसी हैं? स्थिर पुली हैं। और बाकी ये जो तीनों इनसे कनेक्टेड हैं वो कैसी हैं? चल पुली हैं तीनों। और रस्सी कैसे बांधी गई है यहाँ पर? ये एक हुक लगा दिया, यहाँ से स्टार्ट किया, ये रैप किया, इस पुली के ऊपर से लाया, फिर ये तीसरी पुली के ऊपर से लाया, फिर ये चौथी पुली के, ये पांचवी और ये छठवीं, और ये लास्ट वाले में भी डब्लू वेट लटका हुआ है। तो दोनों ब्लॉकों में पुली की संख्या अगर सपोज एन है तो डब्लू अपॉन पी यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। डब्लू क्या है? पुली का भार है। और इस तरीके से इनने इस चीज़ को निकालने की कोशिश की है। तो फाइनली जो है इसका यांत्रिक लाभ जो आता है उसका फॉर्मूला 2 की पावर एन माइनस स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल पी। स्मॉल डब्लू एक पुली का भार है, अगर एन पुली यूज़ की हैं तो एन माइनस स्मॉल डब्लू